बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नकवी साहब, 7 साल के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया है। उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के आलमी सियासी मंजरनामे पे और पाकिस्तान के हवाले से क्या असरात हो सकते हैं? मैं तुम्हें अछूत बना दूंगा। दुनिया में कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। आई विल मेक यू अ प्राया ऑफ द वर्ल्ड। आप अंदाज़ा लगाएं, ये दौरा नहीं है सिर्फ, ये मेरा ख्याल है कि हालिया तारीख देखें, आलमी तारीख, कई दहाइयों की आलमी तारीख, उसमें सबसे सबक आमोज वाक़या, और सिर्फ आलमी सियासत के हवाले से नहीं, पॉलिटिक्स पर से, कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान अब से कुछ वक्त पहले थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा लें, उसी तरीके से मातूब थे जिस तरह आज अडयाला में कैदी नंबर 804 है। सही। लेकिन वक्त जो है वो कैसे तब्दील होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मोहम्मद बिन सलमान मार्च 2018 में अमेरिका का दौरा हुआ था, और 2018 मार्च का जो दौरा है वो 7 शहरों और 3 हफ्तों पर मुहित दौरा था। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का दौरा था। और फिर उसके बाद यूँ समझें कि एक अनअनाउंस्ड पाबंदी लग गई थी, बैन लग गया था कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अगर अमरीकी सरजमीन पर कदम रखेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उनको अमेरिका की अदालतों में पेश किया जाएगा। ये मंजरनामा बन गया था। और आज 7 साल के बाद मोहम्मद बिन सलमान जिस तरीके से उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, और ये जो 2 दिन का शेड्यूल है, ये शेड्यूल मैं आपके सामने रखूंगा, इसका एक एक लफ्ज़ कि मोहम्मद बिन सलमान को किस किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या कुछ होगा उनका, वो जब आप सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि वक्त कितनी तेज़ी से तब्दील हो सकता है। और इसमें ज़ाहिर है कि हम आएंगे, अब तक जो इनिशियल तफसीलात आई हैं गज़ा के हवाले से, इसराइल के हवाले से, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के हवाले से क्या असरात हो सकते हैं, फिर आलमी सियासी मंजरनामे पे और आलमी मुआशी मंजरनामे पर इस दौरे के जो असरात होंगे। ऑयल प्रिंस की जो आमद है ना, ये आमद इन इट सेल्फ, ये जब हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि ये जो दौरा हुआ था ना 2018 में, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर थे, और फिर अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर की 2 तारीख को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे और बड़े नक्काद थे मोहम्मद बिन सलमान के, उनकी असैसिनेशन हुई थी। और उसके हवाले से आगाज़ में ये क्या सराहियाँ थी कि एक स्पेशल डेथ स्क्वाड जो है, वो किल स्क्वाड मोहम्मद बिन सलमान के करीबी लोगों का, उसको भिजवाया गया। उन्होंने वहाँ पर उनका असैसिनेशन की, और फिर उसकी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस आई। फिर आपको याद होगा तैयब अर्दवान ने उसके हवाले से स्टेटमेंट्स दिए, और वो मंजरनामा उस वक्त इमरान खान को ताज़ा वो वज़ीर आज़म बने थे। एक साइड पे स्टोरी है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं माजी में वैसे कर चुका हूँ कि उस वक्त इमरान खान का क्या रिएक्शन था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या था, पाकिस्तान को किस तरीके से डिवोर्स इन डेजर्ट के नाम से जो बेसिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज पे होने वाला सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पहले पाकिस्तान इन्वाइटेड नहीं था, फिर पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट किया गया, अगले साल इंडिया को क्यों इन्वाइट किया गया। लेकिन जैसे ही ये मर्डर हुआ ना, उसके बाद ये जो डिवोर्स इन डेजर्ट का इवेंट है, इसके ऊपर इंटरनेशनल बायकॉट हो गया। अमेरिका, वेस्टर्न ममालिक, उन सब ने कहा कि भाई मोहम्मद बिन सलमान जो है और सऊदी अरब, उसके साथ हम ताल्लुकात नहीं रख सकते। और आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 140 ममालिक के जो डेलीगेट्स हैं, उसमें से 70 से ज़ायद थे जिन्होंने बायकॉट कर दिया था, जो नहीं आए थे। और मोहम्मद बिन सलमान यूँ समझें कि आलमी सियासी मंजरनामे पर तने तनहा वो रह चुका था। और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये पेशगोइयाँ हो रही थी कि अब मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि अब वेस्ट ने आंखें फेर ली हैं, और अगर मगरिब किसी से आंखें फेर ले तो फिर वो सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुतल्लिक तो दुरुस्त है, लेकिन जब आपके पास तेल के कुएँ हों, जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की मईशत हो, और आप दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हुआ क्या कि उसके फ़ौरन बाद इलेक्शनरिंग फेज़ आ चुका था। डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि उनका दोस्ती तो मोहम्मद बिन सलमान की जैरेड कुशनर के साथ है, जो मोहम्मद बिन सलमान जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं,
और उसी की वजह से अब्राहम अकॉर्ड्स वाला मामला चल रहा था। लेकिन बिजनेस वाले मामलात के ऊपर यानी ये ज़बान ज़द-ए-आम था। जॉन बोल्टन ने भी अपनी किताब में लिखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के चंद लीडर्स जिनका कहा हुआ था कि इनका टेलीफोन कॉल आए, मैं गोल्फ कोर्स में हूँ, वहाँ पर फ़ोन पहुँचाएँ, मेरी बात करवाएं। और बाद में उसने अपनी किताब में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसों के, अपनी बिजनेस एम्पायर के मुतल्लिक मोहम्मद बिन सलमान के साथ कई घंटे जब गुफ्तगू होती थी टेलीफोन के ऊपर, तो उस दौरान ये सारी बातें जनाब वो कर रहे होते थे और बड़ी अनकन्वेंशनल किस्म की। अच्छा, पहले दौरे में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन फिर जाहिर है कि जमाल खशोगी के असैसिनेशन के बाद एक आगे इलेक्शनरिंग का फेज़ आ रहा था और फिर वक्त तब्दील हुआ। और इवन जो US प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसमें जो बाइडन ने बाकायदा ये ऐलान किया, और सिर्फ ऐलान नहीं किया, फिर उसने अमल दरामद भी किया। जो बाइडन ने ऐलान किया था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है मोहम्मद बिन सलमान, ये उसके साथ कुछ नहीं कर सका, मैं CIA की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से, जमाल खशोगी की असैसिनेशन के हवाले से, मैं वो पब्लिक करूँगा। सऊदी अरब को मिसाइल्स की, असलहे की सप्लाई बंद करूँगा। यमन वाली कोलेशन के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। फिर एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था जो बाइडन ने कि आई विल मेक हिम अ पराया ऑफ द वर्ल्ड, आई विल मेक सऊदी अरेबिया अ पराया ऑफ द वर्ल्ड। पराया कहते हैं अछूत को, शूदर, यानी जिसको हाथ कोई ना लगाए, जिसको कोई मुंह ना लगाता हो, जिससे कोई बात ना करता हो, ये ऐलान किया था। और फिर जो बाइडन इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन जीतने के बाद आप सोचें कि सऊदी अरब के शाही महलों में इज़्तराब में मुब्तला मोहम्मद बिन सलमान, उनके मुतल्लिक क्या कुछ लिखा गया कि मोहम्मद बिन सलमान इज़ वेरी टेंस। और फिर हमने देखा कि जैसे ही जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला, जेन साकी ने जो अपनी पहली ब्रीफिंग की थी, वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन थी, आई विविडली रिमेंबर, उसमें उसने ये कहा था कि वी आर रिकैलिब्रेटिंग आवर टाइज विद सऊदी अरेबिया, कि हम उनको अस तरह नौ तरतीब दे रहे हैं और हम देखेंगे कि कब टेलीफोन कॉल होती है। और फिर जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर के साथ बात कब होगी, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का ये लेवल नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका लेवल बनता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, उनके साथ बात करें। तो और जो बाइडन जो है वो सिर्फ शाह सलमान के साथ बात करेंगे। इसी वजह से फिर बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था मोहम्मद बिन सलमान को। लेकिन ये जो ऑयल प्रिंस है, ऑयल प्रिंस ने फिर जो गेम खेली, उनकी कुर्बत बढ़ी व्लादिमीर पुतिन के साथ, रूस के साथ मिलकर ओपेक प्लस रशिया जो है, इन्होंने मिलकर पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस की जो गेम खेली, उसने घुटनों पे बिठा दिया था जो बाइडन को। जो बाइडन यूं समझें कि हाथ में डब्बा उठा के पहुंचा था, थोड़ा सा तेल की प्रोडक्शन बढ़ा दो। सो मच सो कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं अमेरिका के 792 मिलियन बैरल के, उसमें से 200-300 मिलियन बैरल कंज्यूम करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रूस के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया ऑयल की प्रोडक्शन उस लो लेवल पर ले गया था कि जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अमेरिका जैसी मईशत को घुटनों पे बैठना पड़ा, यानी अमेरिकी सदर को गिड़गिड़ाना पड़ा, जाके उस कोरोना वाले स्टाइल में जनाब मुक्के पे मुक्का मार के मिलना पड़ा। बाहर अब स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें। आज का जो मंजरनामा है ये हमें बताता है, एक तो पहला सबसे बड़ा सबक ये है कि हालात कभी भी किसी भी लीडर के जिसके पास कोई ना कोई पावर हो, अवाम की ताकत हो, मईशत की ताकत हो, दिफा की ताकत हो, उसके हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का जो टर्न अराउंड है ये आज हमें बाकायदा इस बात को चीख चीख के बता रहा है कि अब देखें ये जो दौरा हुआ है, इस दौरे से जो चीदा चीज़ें सामने आई, उससे पहले मैं ज़रा आपके सामने ना मैं आपको सुनवाऊंगा अभी मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ास तौर पर 3 मामलात पर, एक उसामा बिन लादेन के मामले पर क्या बात किया, दूसरा उन्होंने गज़ा के हवाले से, इसराइल के हवाले से, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से खुद क्या गुफ्तगू की, और फिर हैरानकुन तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसमें इशारा मौजूद है, क्योंकि अब ये तकरीबन तय है कि पाकिस्तान समेत तकरीबन पूरी इस्लामी दुनिया जो है वो सऊदी अरब को फॉलो करेगी। अगर इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स में सऊदी अरब चला जाता है, मोहम्मद बिन सलमान अग्री कर लेते हैं इस पे, जो उनका जवाब है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उस जवाब पे आने से पहले मैं आपके सामने ज़रा शेड्यूल रखता हूँ, जो फुल ऑफिशियल शेड्यूल है ना सऊदी क्राउन प्रिंस का, वो बड़ा दिलचस्प है। जब आप उसको पढ़ते हैं कि ये वो मोहम्मद बिन सलमान है कि जिसके
ऊपर पाबंदी थी कि वो अमेरिका की सरजमीन पे कदम नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस ये कहता है कि क्राउन प्रिंस अराइव करेंगे, पहुंचेंगे 11 बजे लोकल टाइम, 4 PM GMT, जहां पर ट्रंप जो है वो उनके लिए एक ऑफिशियल वेलकम सेरेमनी जो हो चुकी है उसमें हिस्सा लेगा। खुद 11:15 बजे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान से ग्रीट करेंगे, उनसे उनको वेलकम करेंगे। वेलकम करने के बाद एक बायलैटरल मीटिंग जो है वो 11:45 पर जो हो चुकी, फिर उसके बाद दोनों वर्किंग लंच करेंगे 12:15 बजे। फिर आफ्टरनून में डोनाल्ड ट्रंप विल ज्वाइन द क्राउन प्रिंस फॉर अ फेयरवेल एट 2 PM। 2 बजे वो उनको जो है रुखसत करेंगे। रुखसत करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होगी बोथ द हाउस एंड द सेनेट, कांग्रेस में भी और सेनेट में भी उनकी लॉ मेकर्स के साथ मुलाकात होगी। शाम में डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी वो पार्टिसिपेट करेंगी। एक और ग्रीटिंग होगी मोहम्मद बिन सलमान के लिए 6:40 पर। उसके बाद एक रिसीविंग लाइन, यानी लाइन बना के मोहम्मद बिन सलमान से हैंडशेक किया जाएगा 6:45 पे। 7:15 बजे डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी जो है वो ब्लैक टाई डिनर क्राउन प्रिंस के साथ करेंगे। एक बड़ा ही एग्जीक्यूटिव किस्म का जो है वो इवेंट उनके लिए किया जाएगा। फिर जो सऊदी डेलीगेशन है, सीनियर बिजनेस लीडर्स हैं, वो दोनों ममालिक के वो उसमें शिरकत करेंगे और फिर दिन का इख्तिताम होगा। एक फाइनल फेयरवेल जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को कहा जाएगा रात को 9:10 पे। और फिर अगले दिन मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो और 400 अमरीकी और सऊदी कंपनीज के जो CEOs हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनके साथ एक US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम होगा कैनेडी सेंटर में। और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये जो 2 दिन का दौरा है, इस दौरे में जो इसके ऑप्टिक्स हैं ये बताते हैं कि उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल भी दिया गया है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मिडल ईस्ट वाला मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, या फिर अब ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिसाइड किया, पहले तो $600 अरब कीमत लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप की कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके ना एक शोधों की तरह उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, सबसे पहला दौरा उसका करूँगा, उस मुल्क का करूँगा जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा या हमारे से सबसे ज़्यादा ख़रीदेगा। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि जब मैं बना था तो सऊदी अरब ने हमारे से बाइंग की थी $300 अरब से ज़ायद की, तो मैंने वहाँ का दौरा किया था। तो अब देखते हैं कि कौन करता है। मोहम्मद बिन सलमान ने आवाज़ लगाई थी $600 अरब, 2 गुना कर दी। पैसे की ताकत है ना। फिर उसके बाद पता चला डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, ये तो इंसल्ट है, ये तो मज़ा नहीं आया। $600 अरब, $1000 अरब तो होना चाहिए, $1 ट्रिलियन। और मोहम्मद बिन सलमान ने आज कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने आज बैठ के ये कहा है कि $1 ट्रिलियन, पैसे की ताकत है ना। देखिए मोहम्मद बिन सलमान का जो लाइन प्रोजेक्ट है, जो उनका विजन 2030 है, या फिर 2028 की, इवन आप अंदाज़ा लगा लें जो एशियन गेम्स हैं, जो दुनिया की गेम्स में भी 4-5वें नंबर पे आती हैं, कोई लोग इतना इंटरेस्ट लेके देखते भी नहीं हैं। बड़े अगर स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात की जाए तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है फीफा का, वो सबसे बड़ा इवेंट है। पर कई इवेंट्स जाके ओलंपिक से लेकर दीगर जाने के बाद कहीं जाके एशियन गेम्स आती हैं, उसके लिए उन्होंने $500 अरब का बजट जो है वो रखा हुआ है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक तो जाहिर है कि $1000 अरब, और ख़ास तौर पे ये बड़ा हैरान कुन है कि मोहम्मद बिन सलमान F-35 तैयारे ख़रीदने पे एग्री कर गए। अब जिनको F-35 तैयारों का पता है, उनके साथ जो अमेरिका की ख़ास तौर पर सेंसिटिविटी है, इसका मतलब यह है कि जो भी F-35 तैयारों के प्रोग्राम में आएगा वो चीन के साथ, रूस के साथ किसी भी सूरत दफ़ाई ताल्लुकात नहीं रख सकता। यानी उसके बड़ी मैसिव किस्म की बाइंग नहीं हो सकती, उनके सेंसिटिव रडार्स वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं ख़रीद सकता। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब आप आलमी सियासी मंजरनामे पर देखें ना कि 2 राइवल ममालिक जो हैं वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट यूजुअली एक ही मुल्क से नहीं ख़रीदते। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस रीजन में F-35 तैयारों में जो सबसे प्रोमिनेंट नाम आपके सामने और एप्पल ऑफ द आइज़ सामने आता है, ब्लू आइड बॉय, वो नेतन्याहू है, वो इसराइल है। इसराइल F-35 तैयारे ले रहा है और इधर से
सऊदी अरब F-35 तैयारे ले रहा है। अब दोनों एक किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक दूसरे पे बर्तरी तो मतलब लड़ाई नहीं कर सकते ना। तो ये बेसिकली एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी है कि आप हमारे से ये कहानी है अपना, ये जहाज़ जो है ना, ये कहानी है, ये जहाज़ ने फिर कहाँ इस्तेमाल होना है। और आपको अगर इससे ख़तरा नहीं है और अगर आपने कभी आमने सामने नहीं आना, तो सऊदी अरब बेसिकली ये वो सिक्योरिटी गारंटी है जो आप परचेज करते हैं कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैसिव इन्वेस्टमेंट डिफेंस परचेजिंग करके आप अपने लिए अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी खरीद लेते हैं कि भाई हमारी जंग ना छिड़े किसी के साथ। तो ये एक तो F-35 तैयारों के प्रोग्राम में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो थार्ड है, पैट्रियट है, वही मामला रहेगा जो चाइना के J-10C हों, J-35 हों, या चाइना का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या रशिया का है, उस तरफ जाने से फिल वक्त नियर फ्यूचर में कोई प्रोबेबिलिटी अगर बन रही थी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में, पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है वो देखने के बाद वो रूल आउट हो गई है। अब दूसरा मामला है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं और इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान का क्या मौक़िफ़ होता है, क्योंकि उसका फॉल आउट इवेंचुअली तमाम ममालिक पर आएगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हैरान कुन दावा किया। एक सवाल हो रहा था, सवाल के जवाब में पहले आपको ज़रा सुनवा देता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने एग्जैक्टली जो उसामा बिन लादेन है उनके हवाले से क्या कहा। ये 47 सेकंड्स का क्लिप है, फिर एक 21 सेकंड और 14 सेकंड के दो क्लिप्स हैं जो अब्राहम अकॉर्ड्स के मुतल्लिक हैं। तो वो सुने बड़ा, ये दिस इज़ द कैच ऑफ द विजिट। जो सबसे ज़्यादा सवाल था F-35 का तो मालूम था ना, लेकिन ये सवाल बार बार लोग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से कि अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बात होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। तो इवेंचुअली एक बड़ी सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू इब्राहीमी मुआहदों के मुतल्लिक हुई है। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी पेशरफ्त इंक्लूडिंग ये जो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का दौरा भी हुआ है, जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम है उनका हुआ है, और जो एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग या जो एक फ़ौज बनाने की बात की जा रही है जो वहाँ पर भेजी जाएगी, उसकी तरफ आप समझेंगे एक स्टेप अहेड है। पहले उसामा बिन लादेन वाला सुनना है। I feel painful about families of 9/11 in America, but we have to focus on reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. So whoever buys that means they are helping Osama bin Laden's purpose of destroying this relation. He knows that strong relation between America and Saudi Arabia, it's bad for extremism, it's bad for terrorism. And we have to approve him wrong and to build our relation, to continue developing our relation. It's critical in the safety of the world. It's critical against extremism and terrorism. तो सऊदी अरब जो है वो बड़ा तब्दील हो गया है। मोहम्मद बिन सलमान से फोकस्ड गुफ्तगू सवाल होना और उसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान का उसामा बिन लादेन के हवाले से ये मौक़िफ़ कि उसामा बिन लादेन ने तो सऊदीज़ को इस्तेमाल किया था इसी मकसद के लिए कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। तो अगर आज हम उनको बेहतर नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसामा बिन लादेन का मकसद पूरा कर रहे हैं। देखिए ये जितना भी कॉजिंग अप है ना, ये अमेरिका ने भी हैरान कुन तौर पे, मतलब कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में हम हमेशा से ये कहते थे कि इनके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, मसलन फ़ॉरेन पॉलिसी, फेस चेंज होने से इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा और मेजर फ़र्क नहीं आता लीडर्स के हवाले से, ममालिक के हवाले से। लेकिन अमेरिका और आज की दुनिया ऐसी हो चुकी है जहाँ पर एक लीडर के आने से आपकी खारजा पॉलिसी का चेहरा भी तब्दील हो जाता है। कि जो बाइडन जिसने कहा था कि आई विल मेक यू अ पराया ऑफ द वर्ल्ड, मैं अछूत बना दूंगा, मैं तुझे दुनिया में कोई मुँह नहीं लगाएगा, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ से लेके एकदम पलटा खा के ये पॉलिसी, ये हम कोजिंग अप देख रहे हैं। लेकिन मे बी इट्स शॉर्ट लिव्ड। अगर आगे जो फेस चेंज होता है सऊदी अरब अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है कि थर्ड टर्म, तो अभी तक लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है, वो तो मुतलक उन्नान, और वो भी पता नहीं क्या डिक्टेटर बनना चाहता है वहाँ पर अमेरिका में। उसके हवाले से कैंपेन भी, उसकी रेटिंग्स भी नीचे जा चुकी। लेकिन तब्दील चीज़ें कैसे होती हैं। अब अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से एक गुफ्तगू वो है जो मोहम्मद बिन सलमान ने की है, लेकिन फिर दरमियान में एक लुकमा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जिसका मतलब ये है कि कल तक और जॉइंट स्टेटमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों के जो इवेंट्स हैं वो हमें बताएंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स का मामला कहाँ जाता है। ये सुने ज़रा।
country. It's a good thing. And we want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. अब जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, सऊदी अरब चाहता है कि हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बने, अब्राहम अकॉर्ड का, और इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन साथ में हम ये भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि एक 2 रियासती हल फ़लस्तीन का, वो उसका रास्ता और उसका एक क्लियर जो टाइमलाइन है वो सामने आए। अब जो इसराइल की गुफ्तगू सुनता है, जो नेतन्याहू की काबीना में मौजूद लोग, वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ख़ास तौर पर नेतन्याहू की काबीना में, उनके आप स्टेटमेंट सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनको हमने लॉलीपॉप मुसलमान ममालिक को पकड़ाया हुआ है और कोई चक्कर ही नहीं है कि हम 2 रियासती हल की तरफ जाएंगे, ये सारा हमारा है। वो तो काबिज़ है ना, वो तो दे डू नॉट वांट टू रिलैक्स देयर पोजीशन। अब डोनाल्ड ट्रंप भी देखें, टेक्निकली की जो गोलान हाइट्स हैं, उनको तो वो इसराइल का सॉवरेन राइट उस पर तस्लीम कर चुका है। मामला है मगरबी किनारे का, मामला है गज़ा की पट्टी का, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी मिक्स्ड मैसेजिंग जो है वो करते रहे। अब क्या इसराइल अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इस बात पर तैयार हो जाएगा 2 रियासती हल पर? दूसरा, ये जो जवाब है मोहम्मद बिन सलमान का, ये ट्रिकी है। इसमें जो उन्होंने 2 रियासती हल वाली बात की है, इस पे आप इतनी आसानी से बैक ऑफ नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सलमान अगर आज को बहुत चीज़ सरप्राइजिंग पाकिस्तान के लिए, अगर ये मुस्लिम दुनिया के लिए हो सकती थी कि आज मोहम्मद बिन सलमान बैठ के 2 रियासती हल वाली बात से भी पीछे हट जाते हैं। ये एक ब्रेक थ्रू था जो बहुत सारे लोगों के जहनों में था कि शायद ये मामला भी हो जाए। बिल्कुल इसको जो है वो टोन डाउन करके कहीं पीछे रख दिया जाए कि अच्छा हाँ जी 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उसके ऊपर क्लैरिटी और वो चाहिए। तो अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा एडिशन की है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो सुने। But I think you have a very good feeling for the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that date. And the French agreement. अच्छा, अब जिसने भी ये 14 सेकंड सुने हो ना, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यू हैव आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट अब्राहम अकॉर्ड्स, कि आपके बड़े ज़बरदस्त ख्यालात हैं इब्राहिमी मुआहदों के हवाले से। और उसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं हम तो बस पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं गज़ा के अवाम के लिए, फ़लस्तीनी अवाम के लिए, मिडल ईस्ट में अमन चाहते हैं। तो उससे तो लगता ये था जब तक यहाँ तक मामला पहुँचा था कि जैसे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल, लेकिन बाद में जो गुफ्तगू में 2 रियासती हल की बात की है, अब इवेंचुअली हमने ये देखना होगा कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट है, जॉइंट कम्युनिके है, जो जॉइंट स्टेटमेंट है इस दौरे का, उसकी कंक्लूजन में क्या आता है। और आने वाले दिनों में अगर तो देखें को बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, तो उसका सबसे बड़ी सिग्नलिंग ये होगी कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान बहुत हाई लेवल जो है वो राब्ता और मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत और अगर ये रुक जाइए एक मिनट ज़रा, अगर ये हो गया तो देखेंगे पाकिस्तान वाला मामला जो है, पाकिस्तान विल फॉलो द सूट। अगर अभी तक अपेरेंटली यही नज़र आता है कि जहां सऊदी अरब जाएगा वहां पाकिस्तान जाएगा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब के तजज़िये का। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।